IIT भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, 12 जनवरी 2022 पेपर 1 के CDP ऑनलाइन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन ए स्टेटमेंट दिया गया है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है। 2 शब्दों का उच्चारण क्या कहलाता है? टेलीग्राफिक स्पीच, जो कि बच्चे ना डेढ़ यानी 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष तक करते हैं, 2 शब्दों वाली भाषा। तो रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसीलिए पूजा का विकास, तो देखिए दोनों में विकास का दर अलग अलग हो रहा है ना, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कहता है पूजा का विकास ना पक्के तौर पर निलंबित है। कहाँ यार, कैसे भला पक्के तौर पर? अब बताइए कि कहता है कि 24 महीने में सब बच्चे में जो है ना एक जैसा विकास होगा। ये तो गलत है ना। रेट ऑफ डेवलपमेंट, दर, गति विकास की अलग अलग होती है, तो ये गलत हो गया ना। पक्के तौर पर निलंबित है, अर्थात पूजा इज डेफिनेटली नहीं होगा डेवलपमेंट का रेट, दर, इसीलिए गलत है। सारे बच्चे 18 महीने में 2 वर्ष का उच्चारण कर पाएंगे, या पूजा 24 महीने में कर ली तो पूजा की तरह सभी बच्चे 24 महीने में कर पाएंगे? ऐसी बातें नहीं होती हैं। सही दर विभिन्न होता है, कारण, रीजन। विकासात्मक प्रतिमान, डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन है, प्रतिमान, मॉडल, बच्चों के लिए निर्धारित तथ्यों की उपलब्धि, निर्धारित नहीं साहब, अलग अलग, और सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करती है। भविष्यवादी का सिद्धांत सही होता है, कुछ हद तक आप प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह सटीक नहीं। ये आप कर सकते हैं कि शैशवावस्था से बच्चा बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में जयवे करेगा, बता सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्यवाणी कि 18 महीने में या 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा इतना डेवलप हो जाएगा, तो ये कह पाना गलत होगा। तो डी नंबर हमारा सही है, ए और आर दोनों गलत होंगे। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था है ना, तो यदि हार्लॉक के साथ आप देखिए मध्य बाल्यावस्था, तो 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, हरलॉक के अनुसार। बट रॉस के अनुसार जब जाएंगे तो जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था। रॉस के अनुसार जन्म से 5 वर्ष ऑब्लिक 6 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज, शैशवावस्था होता है। और यदि बात करें 6 से 12 वर्ष रॉस के अनुसार बाल्यावस्था होती है, और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? तो जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। ये देखिए किसी में टैली नहीं कर रहा है, तो आप रॉस के अनुसार चले जाएं। 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 9 वर्ष, ठीक। और रॉस को ही 3 भाग में यदि नहीं बांटें, 3 भाग्य में नहीं बांटे, 3 भाग में, तो फिर देखें 2 से 6 वर्ष और 6 से इधर 12, 11/12 वर्ष क्या होगा? बाल्यावस्था। और ये वाला भी आपका जो है, ये 6 से 9 वर्ष लगभग किस में टैली कर रहा है? सी नंबर में। 6 से 9 वर्ष आ रहा है ना, समाहित हो रहा है। हमारा उत्तर सी होगा, बाकी विकल्प नहीं है दमदार, है ना दोस्त। तो ये आपका हो गया मध्य बाल्यावस्था, सी नंबर विकल्प।
मतलब तार्किकता के आधार पर आपको देखना होगा। 6 से 9 वर्ष, और 6 से 9 वर्ष किसमें, इसी के अंतर्गत माने अंदर आएगा 9 वर्ष तक। सी नंबर। नेक्स्ट कहते हैं 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ये अमूर्त चिंतन की बातें। ये तो भला अमूर्त चिंतन की अवस्था में आएगी, भला 5 साल की बच्ची थोड़ी कर पाएगी। 5 साल की बच्ची तो केवल लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। यदि पियाजे में देखिएगा 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पाया जाता है। हमने अपने कॉन्सेप्ट में भी बताया हुआ है। डी नंबर उत्तर। अमूर्त तो चौथी अवस्था में होगा। घटनाओं की वैकल्पिक जांच, जटिल प्रयोग की योजना, चौथी अवस्था। डी नंबर उत्तर। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण तो किधर है, परिवार। तो परिवार प्राथमिक होता है ना। सबसे पहले बच्चा इन्हीं से, परिवार से, रिश्तेदार वगैरह से क्या सीखते हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नियम, मापदंड, कायदे कानून। और डी नंबर सही, प्राथमिक एजेंसी, प्राथमिक समाजीकरण। ये देखें, पियाजे सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को, यानी कि पुरानी जो सूचना है उसमें संशोधन करता है। तो संशोधन कर लिया ना, बदल लिया पूर्व सूचना, प्री नॉलेज को, समायोजन, एकोमोडेशन। कितना क्लियर तो है। यदि पूर्व सूचना को नवीन सूचना में मिला लेता तब हम कहते हैं एजिमिलेशन, है ना। और एजिमिलेशन का हिंदी आत्मसातीकरण होता है। बट ये देखिए गलत टाइप का दे दिया है, इसलिए बोलता हूँ अंग्रेजी के साथ देखा करें। एजिमिलेशन में समावेशन भी हिंदी में दे दिया रहता है, आत्मसातीकरण, सातवीकरण वगैरह। यहाँ आपका एकोमोडेशन, संशोधन कर लिया। एक चिप्स दिखाते हुए कहती है तितली, अफसाना आलू का चिप्स। आलू का चिप्स है, गोल गोल कटिंग, तो उसको कहती है कि तितली जैसा ये आकृति है, तितली तितली जैसा ये प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक विचार आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में पाया जाता है। बी नंबर उत्तर होगा। जैसे चोर, सिपाही, राजा, मंत्री। चोर को 0 अंक, तो और 1000 अंक राजा को। ये सब प्रतीक चिन्हों पर आधारित, यानी प्रतीकात्मक प्ले, बिलीफ प्ले, विश्वास खेल, काल्पनिक खेल, ये सब प्री ऑपरेशनल में होता है। और यही हमारा उत्तर होगा। कहते हैं लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में किन कारकों को बच्चों का, आप जानते हैं ना, सामाजिक सांस्कृतिक, और इन्होंने कहा कि भाषा पहले आती है, विकास बाद में, संस्कृति और भाषा होगी ना। स्कीमा, स्कीमा ये तो पियाजे की बातें हैं, गलत होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया ये भी गलत हमारा। 1 और 2 1 नंबर। कहता है लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्योरी, किस पर बल देता है। पुरस्कार सजा नहीं साहब, वेधन प्रत्यास्मरण नहीं, रट्टाफिकेशन, बार बार एक ही चीज को दोहराना, सहकर्मी बातचीत, पार निर्माण, स्केप फोल्डिंग, बिल्कुल सही है, उत्तर होगा। कलन विधि, एल्गोरिथम, ये तो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, डी नंबर नहीं होगा, सी। कक्षा कैसी है, बाल केंद्रित कक्षा, कक्ष की कोई भूमिका नहीं, गलत। निष्क्रिय गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक कक्षा, कोलेबोरेटिव लर्निंग, बिल्कुल सही है। निर्देश देना, तानाशाह, यार बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक प्रणाली वाली नहीं, सी नंबर। आइए प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध पूछ रहा है, सोशियो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट अभिविन्यास। तो क्या करेंगे, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दूसरों के साथ परस्पर बातचीत करेंगे, दूसरों के साथ परस्पर बातचीत या आपसी समझौता, आपसी समझौता, और नियमों को बदल लेंगे। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अर्थात सोशियल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये देखिए, आदर्श पारस्परिकता की समझ, आदर्श पारस्परिकता की समझ,
सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। ये तो सामाजिक क्रम, सामाजिक व्यवस्था यानी कानून एवं क्रम अभिविन्यास पर आधारित है। नियम महत्वपूर्ण, नियम में बदला नहीं जा सकता है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, यानी बदला जा सकता है, लचीला, मानवों की जरूरत के अनुसार, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, माने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवों की जरूरत के लिए। देखिए स्व चुने हुए, ये तो सार्वभौमिक अनुबंध चला जाएगा, ये सामाजिक अनुबंध है ना। यहाँ स्व चुने हुए, स्व विवेक पर आधार पर। बात इतनी ही कि सामाजिक समझौता क्या है, मानव उद्देश्य, तो एक मानव दूसरे मानव से उसकी जरूरतों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपसी समझौता तो मिल रहा है ना सी नंबर में, इसीलिए उत्तर होगा। अब कह रहा है आदर्श पारस्परिकता, आदर्श यानी सही सही हो, यानी आप गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलत व्यवहार भी किया जा सकता है, कानून में बदला भी जा सकता है, भले वो कानून के हिसाब से गलत ही क्यों ना हो, लेकिन मानवों की जरूरत पूरी होनी चाहिए। आदर्श सही सही एकदम, कानून ने जो नियम बनाया वो वाला, तो सी नंबर मिला। मानव उद्देश्य यानी कि आपसी समझौता, मानवों का उद्देश्य। ये देखिए, देखते बना लीजिए एकदम। कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धिवाद, अमूर्त विचार, अमूर्त तो तर्क शास्त्रीय, लॉजिकल आएगा सी नंबर। हेर फेर कर पाते समस्या समाधान, अमूर्त चिंतनीय, तार्किक, गणितीय, तार्किक, चिंतनीय, इसी को तो कहते हैं बुद्धि। कैसी? तार्किक बुद्धि या गणितीय तार्किक बुद्धि, सी नंबर। देखिए मल्टी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉटिज्म से दिया गया पॉलीग्लॉट, तो अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, यानी कि अलग अलग विभिन्न संप्रदाय के बच्चे अलग अलग मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसे शिक्षक पॉजिटिव रूप में देखना है हमेशा, बहुभाषिकता को क्या करना है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को एक बाधा नहीं, संसाधन के रूप में देखना है। ये समस्या नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका जो है ना पॉजिटिव हो गया हमारा, एक संसाधन बहुभाषिकता, एक नंबर। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है। केवल लड़कों पर ध्यान दे रहा है ना, लड़कियों में भेदभाव, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, एक नंबर। आकलन के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020, आकलन यानी कि बच्चों की जांच पड़ताल करना, परीक्षाएं लेना, बच्चे के हर कौशलों का जांच पड़ताल करना, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच यानी कि गुण अवगुण जैसे उच्च कौशल का परीक्षण, बिल्कुल बच्चे ने कहाँ तक समझ विकसित की है ये देखना लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रत्यास्मरण, रट्टाफिकेशन, गलत। आकलन का योगात्मक, देखिए सम्मेटिव आ गया ना, नंबरों को देखना, सम, गलत हो गया। लर्निंग फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए सिखाना या सीखना, परीक्षा के लिए नंबर कितने बढ़ रहे हैं, यह भी गलत हुआ। बच्चे में यार चहुमुखी विकास हो, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल एनालिसिस, अर्थात हर दृष्टिकोण से बच्चा चिंतन कर सके, यही तो होगा हमारा उत्तर। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, फ्रांसिस गल्टन ने दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या बताया कि प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, लब्धि, क्षमताएं, बौद्धिकता अलग अलग होगी, तो इसे पॉजिटिव अर्थ में एक शिक्षक को लेना चाहिए, है ना। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, अभाव नहीं है, संसाधन है, बिल्कुल सही तो है, पॉजिटिव तो बोल रहा है नहीं ले करके। अकादमिक यानी विद्यालयी क्षमता के आधार पर नामांकन और पृथक्करण, क्यों, बाहरी अन्य कौशल में, खेलकूद गतिविधि में बच्चा टैलेंटेड है तो ये गलत हुआ, केवल एकेडमिक एबिलिटी के आधार पर। शारीरिक व दिव्यांग बच्चा है, उसके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर, नहीं, समावेशी कक्षा में सबके लिए विद्यालय। प्रतिस्पर्धा, गलत। एकल संस्कृति को प्रोत्साहन, उत्तर हो गया ए। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम, सभी बच्चों के रूप, रंग, योग्यता, क्षमता, जाति पाति जो भी हों सबको एक छत के नीचे समावेशित करना, सीखने का अनुकूल माहौल यानी बच्चों के अनुसार, बिल्कुल सही।
विद्यार्थियों का नामीकरण, क्या बताया था, स्तरीकरण, लेवलाइजेशन, नामीकरण, ये सब गलत होगा। जैसे मोटा चदरा बच्चा, निम्न स्तर का बच्चा, गधा कहीं का, या 80% लाया तुमने नंबर, 79% नंबर लाया, नामीकरण लेबलिंग गलत होगा। हमने टैग वर्ड में भी बोला हुआ है अपने यूट्यूब में, अलगाव नहीं साहब, सेग्रेशन, अलग अलग बच्चों को करना, कि बुद्धि लब्धि बालक जो है ना जिसकी ज्यादा है वो आगे बैठो, उनका एक अलग ग्रुप बना देना, और उनका अलग ग्रुप बनाना जो निम्न स्तर के बालक है, ऐसा नहीं करना है। रूढ़िवादी को मजबूत बनाना, जो सब प्रथा रूढ़ियों से वाद यानी प्रचलन चला आ रहा है, ऐसी बातें करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली नहीं होगी ना फिर। अनुकूल माहौल दीजिए बच्चों के अनुसार, 1 नंबर। कहता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट, अर्थात न्यून अवधान, हाँ, अटेंशन करने में कमी, हाइपर मतलब किसी कार्य को लंबा समय तक नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगी बच्चे को, ये चुनौती प्रकट होगी, लिखित पाठ को कहाँ से समझ पाएगा, अवबोधन अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगी, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखने में, मतलब एकदम सस्टेनिंग सफिशियंट एनर्जी बिल्कुल नहीं, किसी कार्य को एकदम लंबे समय तक करते रहेगा, हो ये नहीं पाता है, अवबोधन कौशल में दिक्कत, न्यून अवधान, अति सक्रियशालिता विकार, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मिला B नंबर। किसी कार्य को एक के काम को एकदम करते रहेगा, मतलब अटेंशन नहीं कर पाता है। जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई है, क्या है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पठन कौशल में दिक्कत है, उनका सफल समावेशन यानी बेहतरीन रूप से समावेशी कक्षा में समावेशन किसकी आवश्यकता, निम्न में से, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा यानी बहुत सारी भाषाएं पढ़ाना, गलत, भाषाई विषयों से उचित छूट, मतलब ऑप्शनल, आप किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के लिए दंड, गलत, विद्यार्थी का अस्थायी अलगाव नहीं करना है साहब, अलग अलग भेदभाव करना, बच्चों में अलग कक्षा में भेज देना। आइए B नंबर उत्तर हुआ। उपकरणों और सहायक तकनीक की पहुंच को अनुकूलित करने, यानी बच्चों को जो है ना टेक्निकल कंप्यूटर से, तरह तरह के आधुनिक TLM मटेरियल की सहायता से और सहायक तकनीक टेक्नोलॉजिकल इत्यादि TLM मटेरियल की पहुंच के साथ जोड़ते हुए, यानी उनके अनुसार अनुकूलित करने से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं बिल्कुल उनको मिलेगी मदद, जो विद्यार्थी जिन्हें ADHD है, जी हाँ, उनको भी मदद मिलेगी, जो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, सेरेब्रल पाल्सी, अर्थात सेरेब्रल मानसिक विकार है, मस्तिष्कीय विकार, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र, उनको भी मिलेगा मदद, D नंबर। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें भी मदद मिलेगी, सब विकल्प यहाँ सही होंगे। तरह तरह के नवीनीकरण उपकरण के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए तो मदद सबको मिलेगी, चाहे आप प्रोजेक्टर से पढ़ाओ, चाहे आप जो है ना ग्लोब के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से, तरह तरह के तकनीक उपकरण। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता, नीचे कुछ दिव्यांगता दी गई हैं, डिजेबिलिटी, संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन है तो यथोचित संयोजित रणनीति का सही मिलान है, युग्म है। प्रतिभाशाली बच्चा है तो प्रतिभाशाली बच्चा तो चुनौतीपूर्ण कार्य करता है ना, माने बड़े बड़े जटिल जटिल कार्य को भी सुलझा लेता है, ये कहता है आसान सरल सामग्री देना, गलत। स्वलीनता, ऑटिज्म है बच्चे को, तो ऑटिज्म वाले बच्चे ना किसी भी चीज को रिसीव, सूचना, नॉलेज, उसको बोलिएगा दिमाग में अटवे नहीं करेगा, और बोल पाने में भी असक्षमता होती है, और ऐसी स्थिति में कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलिएगा, गलत। बच्चा तो ऐसे डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, डिस्ट्रैक्ट, एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, ये भी सही मिलान नहीं है। कहते हैं पठन वैफल्य है, यानी डिसलेक्सिया है बच्चे को, डिस्ग्राफिया दे दिया है, छोड़िए ना, पढ़ने में प्रॉब्लम यानी कि डिसलेक्सिया। उत्तम चित्र, चित्र नहीं, पठन के आधार पर दत्त कार्य देना, ये तो गलत है ना, चित्र के आधार पर, पठन के आधार पर होना चाहिए पठन वैफल्य में, और लिखना रहता तो लिखने के आधार पर डिस्ग्राफिया,
यह भी गलत युग्म है। कहता है वाह कहानी, यानी बोलने में बच्चा जो है ना गूंगा टाइप का, स्पीच इम्पेयरमेंट है। तो एक शिक्षक धैर्य दिखाएगा, प्रतिक्रिया देने के लिए इशारे से हो सकता है जो है ना बातचीत करे, तो उसके लिए पर्याप्त समय दीजिए। डी नंबर सही युग्म है। वाक हानि यानी कि स्पीच इम्पेयरमेंट, बच्चे को बोलने में असुविधा है, तो एक टीचर को धैर्य दिखाना चाहिए और पर्याप्त अपॉर्चुनिटी, समय दें, अवसर दें। बेहतरीन होगा डी। कहता है अधिगम तब जो है ना इफेक्टिव, प्रभावी होता है। कब? बाह्य प्रेरक, जैसे कि डेयरी मिल्क दे दिए, बाहरी रूप से उपदेश दे दिए, तब। हाँ, अरे आंतरिक रूप में मोटिवेटेड होना चाहिए, गलत ना हुआ, तब तो कहेंगे लर्निंग जो है ना इफेक्टिव है। प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन सही होता है, हेल्दी कंपटीशन। ये गलत होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बच्चे गलत तरीके का भी व्यवहार करते हैं, इसीलिए प्रतिस्पर्धा गलत। विद्यार्थी के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह शिक्षक द्वारा, अब लीजिए, बाल केंद्रित ना होना चाहिए, बालकों के द्वारा यानी स्वयं के द्वारा। और ये देखिए स्वनिर्धारित, यानी बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, सीखने का स्व अवसर वगैरह। डी नंबर शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, कैसा? कंस्ट्रक्टिविज्म। संरचना, ज्ञान का निर्माण, बच्चे होंगे नन्हे अन्वेषक जब लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। सूचना की निष्क्रिय, सक्रिय जानकारी होनी चाहिए ना, सक्रिय प्राप्ति। बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित। क्या? रचनावादी साहब, करके सीखना, ज्ञान का निर्माण करना। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस, मानसिक रूप में जो है ना क्रिया करना, हाथों से क्रिया करना, निर्माण होगा ज्ञान का, तभी तो होंगे बच्चे रचनावादी, अजीन प्याजे के नन्हे अन्वेषक। क्रमादेशित यानी क्रम से निर्देश के उपयोग पर केंद्रित, अर्थात निर्देश दिया जा रहा है, केवल इंस्ट्रक्शन। टीचर जो है ना निर्देश दे रहा है, यार बच्चे को स्वनिर्णय लेने के लिए निर्माण प्रक्रिया, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के रूप में देखना चाहिए ना। सी नंबर उत्तर। नई शिक्षा नीति 2020, वही के कस्तूरी रंगन है ना, तो इसमें सीखना की कैसे सीखना बिल्कुल सही है। कैसे और क्यों का जवाब बच्चा खुद से करने लग जाए, समझिए हो गया रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, यानी कि बच्चे में आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा आ गई। कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट, कैसे हुआ, क्यों होगा ऐसा, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले प्रश्न, ऐसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाले प्रश्न, जिससे बच्चे में आएगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। बच्चा पूछता भी है, मम्मा ये कैसे कैसे चलता है, मम्मा ऐसा क्यों हुआ, क्यों और कैसे का जवाब। रट्टा मार गलत। पाठ्य सामग्री में वृद्धि, कहता है कंटेंट, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में बढ़ावा, ऐसा थोड़े नई शिक्षा नीति 2019 ने कहा है। कब हुई थी? 29 जुलाई 2020, ये भी याद रखें डेट, 29 जुलाई। मानकीकरण साहब, मानकीकरण यानी किताबी दुनिया से जोड़ करके, स्टैंडर्डाइजेशन, बाह्य दुनिया से भी जुड़ा होना चाहिए, केवल मानकीकृत नहीं, अमानकीकृत, बाहरी दुनिया से जोड़ के कॉन्सेप्ट को। एक नंबर पॉजिटिव। कहते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, और संश्लेषण, सिंथेसिस। किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के, उच्च चरण के, उच्च क्रम चिंतनीय कौशल। एगो आएगा लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये देखिए अनुप्रयोग, विश्लेषण, अनुप्रयोग करके सीखना, एनालिसिस करना, संश्लेषित करना, ये तो हायर ऑर्डर की बातें हैं, ये नहीं चलेगा। घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीड्यूरल, प्रोसेस करना। साहब ये प्रोसेस विश्लेषण में नहीं आया क्या? एक नंबर हुआ उत्तर। इफर आना, दुटका में नहीं मिलता है किसी का नाना। अरे हम अपना बारे में बोल रहे हो। 25 नंबर विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं, अर्थात अल्टरनेटिव बिलीफ्स, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट वगैरह,
को संबोधित करने के लिए निम्न में क्या महत्वपूर्ण है? वैकल्पिक धारणा, जैसे बाहरी दुनिया से बहुत सारा बच्चे का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ रहता है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग एकदम अंतर्निहित समझ, वैकल्पिक धारणाएं। ऐसी परिस्थिति बनाना जहां विद्यार्थी अपने व्यक्त विचार करने के लिए प्रतिबंधित महसूस, अरे यार स्वतंत्र महसूस होना चाहिए ना, विचार का उद्भाषण कर सके, प्रतिबंध कर रहा है, गलत। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर जी, अपने विचार को, विभिन्न विभिन्न बच्चा अपने विभिन्न विभिन्न विचारों को, वैकल्पिक विचारों को, धारणाओं को व्यक्त कर सके, तो हो गया ना चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कहता है अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना, अपेक्षा होना चाहिए, उपेक्षा निगेटिव वर्ड है, हीन भावना से देखना, डिमोरलाइज कर देना, इग्नोर कर देना, उपेक्षा हो गया। सी फॉर चाचा चौधरी। कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में किसी एक शिक्षक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंट और मास्टरी ओरिएंटेड गोल। जी बिल्कुल सही है। मैंने किसी कॉन्सेप्ट को यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो उसमें बेहतरीन रूप में, गुणवत्तापूर्ण रूप में आधिपत्य स्थापित करना, बेहतर ढंग से उस विचार को सीखना, महारत हासिल करना। कई प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब में उत्तर देखे होंगे। ओरिएंटेड मास्टरी गोल, मास्टरी ओरिएंटेड गोल, महारत उन्मुखी लक्ष्य की प्राप्ति। परिहार, अवॉइड कर देना। अवॉइड क्यों करेंगे? शिक्षिका द्वारा बढ़ावा देना है ना ज्ञान को, अवॉइड कर देना मैंने ध्यान ही नहीं देना, ये युग में तो वैसे भी मैच नहीं हुआ। प्रदर्शन, दूसरे को प्रदर्शन करना, दिखाना, परफॉर्मेंस। यार खुद का ना होना चाहिए आंतरिकीकरण, अंतर्निहित समझ, दूसरों को प्रदर्शित करना, दिखाने के लिए थोड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। परिहार, फिर अवॉइडनेस आ गया, अवॉइड नहीं करना है, गलत, एक सही। 27, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में यानी विद्यार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए, जुड़ाव, बहिष्करण, गलत, एक्सक्लूशन, हीनता बिल्कुल नहीं, अलगाव बिल्कुल नहीं, अलग थलग, स्तरीकरण, लेबल, वर्गीकरण, भेदभाव वाली बातें नहीं, जुड़ाव यानी कॉन्सेप्ट से और शिक्षक विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अंतःक्रिया यानी कि क्या बोलते हैं, गतिशीलता होनी चाहिए, सक्रिय अधिगम परिस्थिति होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ाव, जुड़ेगा तभी तो बच्चा कॉन्सेप्ट सीख पाएगा। अभी कथन दिया है, असर्शन स्टेटमेंट। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा जो अपेक्षा और जो पहले से जानते हैं, यानी कि प्री नॉलेज से जोड़ करके, पूर्व अधिगम से जोड़ करके, ठीक है, उनके बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। बिल्कुल सही है, जो बच्चे पहले से जानते हैं यानी कि प्री नॉलेज, पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। रीजन आर, पूर्व ज्ञान नई अवधारणा के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। बताइए कितना गलत है एकदम। पूर्व ज्ञान बच्चे का विद्यालय से पहले घरेलू ज्ञान, मातृभाषिक परिवेश वाला ज्ञान भूमिका निभाता है ना अधिगम यानी लर्निंग में, सीखने में, गलत। तो सी नंबर उत्तर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। निम्न में कौन प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मैचिंग है, मिलाप है? दंड से बचाव, आंतरिक प्रेरणा। अब बताइए, दंड, पुरस्कार ये तो बाह्य होता है ना, बाहरी दुनिया ने बनाया, इंट्रिंसिक इंटरनल थोड़े होगा। नकद पुरस्कार आंतरिक, गलत। नकद पुरस्कार, रुपया पैसा, डेयरी मिल्क चॉकलेट, ये सब बाह्य होंगी। जिज्ञासा, जिज्ञासा तो आंतरिक होता है, बाहरी थोड़े होता है। जिज्ञासा, रुचि, अभिप्रेरणा, रुचि देखिए आंतरिक, ये तो सही हो जाएगा। इंट्रिंसिक यानी इंटरनल मोटिवेशन, इंटरेस्ट, समझे बात को? डी नंबर, प्रभावी अधिगम हेतु, कैसा अधिगम? इफेक्टिव लर्निंग,
जहाँ पर बच्चों का सम्मान किया जाता है। निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी बाहरी दुनिया के संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना। बिल्कुल सही। असफलता का डर देखिए ना, गलत हो गया। सफलता के लिए इनाम के लिए पढ़ना। प्रतिस्पर्धा गलत हुआ, बी नंबर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।